अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नैब ने 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिया है और 24 दिसंबर तक तमाम जवाबात सबूत के साथ जमा करवाने की मोहलत दी और जवाब जमा न करवाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से खबरदार किया है। इसके बाद मौलाना साहब की जमात का रिएक्शन, PDM से मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी का जो बाजार गर्म है, जो कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है। पाकिस्तान में सियासी जमातें जमहूरियत के लिए मिसालें देती हैं नेल्सन मंडेला की, महातीर मोहम्मद की, लेकिन मजहबी जमातें मिसालें देती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और असहाब कराम के दौरे खिलाफत की, और वादा करती हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज का। लेकिन क्या वजह है कि मजहबी जमातों के कौल तो उन्हीं हस्तियों के नामों से हैं, मगर फेल बिल्कुल बरक्स है। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत था, आप मस्जिद में मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे हैं कि एक बद्दू ने खड़े होकर सवाल कर दिया कि ए उमर, हम उस वक्त तक आपका खुतबा नहीं सुनेंगे कि जब तक आप हमें ये ना बता दें कि जो कुर्ता आपने पहना हुआ है वो उसी कपड़े का है जो बैतुल माल से लोगों में तकसीम हुआ था। आपका कद लंबा है, इस कपड़े से ये कुर्ता तो नहीं बन सकता। आपने कहीं अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने हिस्से से ज़ायद कपड़ा तो हासिल नहीं कर लिया। उमर फारूक ने फरमाया कि इसी मजमे में मेरा बेटा अब्दुल्ला भी मौजूद है। इस सवाल का जवाब इब्ने उमर खड़े होकर देंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि बाबा को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था, उससे उनका पूरा लिबास नहीं बन सकता था और उनके पास जो लिबास था वो बहुत खस्ता हाल हो चुका था। इसलिए मैंने अपना कपड़ा अपने वालिद को दे दिया ताकि उनका कुर्ता बन सके। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम और उनसे एक आम आदमी ने खड़े होकर सवाल किया तो न तो इस्लाम खतरे में पड़ा, न उस आदिल हुक्मरान की पेशानी पर कोई बल आया और न ही उनके बेटे या किसी और सहाबी ने तलवार उस शख्स की गर्दन पर रखी कि तेरी ये मजाल कि तू खलीफा वक्त से सवाल करता है। लेकिन क्या खुद को उनका वारिस कहने वाले सियासी मजहबी रहनुमा वाकई उनकी पैरवी कर रहे हैं? क्योंकि आज तो हुक्मरानी की ख्वाहिश रखने वालों के तुम तराक का ये आलम है कि कोई सवाल कर ले तो बजाय जवाब देने के उल्टा आंखें दिखाते हैं कि तुम्हारी ये मजाल कि हमसे सवाल करोगे। क्या ही अच्छा हो कि मौलाना कहें कि वो पेश होंगे चेयरमैन नैब के सामने। क्या ही अच्छा हो कि वो अपनी जायदादों की तफसील भी दें और बजाय ताकत दिखाने और लड़ाई करने के वो अपनी शख्सियत और आला ज़र्फ़ी से तमाम लोगों को अपना हमनवा बनाए और जिस निज़ाम के निफाज का वादा करते हैं उसके लिए भी न सिर्फ इदारों बल्कि सियासी क़यादत को भी अपने अंदाज से कायल करें। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, टॉपिक दिखाती हूँ आपको। गेम दी एंड होने से पहले ज़िंदगी ख़त्म। PUBG गेम एक और नौजवान को मौत के आगोश में ले गया है। फैसलाबाद के नौजवान की दिमाग की शरियान फट गई है। 2 महीने में 4 नौजवान ज़िंदगी का खात्मा कर चुके हैं। गेम पर पाबंदी ही वाहिद हल है या वालिदैन भी कोताही कर रहे हैं? डिस्कस करूंगी प्रोग्राम में। लॉन्ग मार्च से पहले PDM की कश्ती में सुराख। JUIFA के मौलाना मोहम्मद शेरानी ने PDM को ज़ाती मफादात की तहरीक करार दिया है। कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुद सिलेक्टेड हैं। पहले ही कहा था इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे और अगले 5 साल भी खान साहब ही होंगे। और बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च को PDM का कार्ड करार दे दिया है। कहते हैं हुकूमत से डायलॉग वज़ीर आज़म के जाने पर होंगे, लेकिन फिर कराची, हैदराबाद और सक्खर में मुजाहरे क्यों मनसूख कर दिए? शेख रशीद ने फिर खबरदार कर दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन के 2-3 रहनुमाओं को खतरा है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। PDM मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती अहम मामलात से पहले आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ उस इशू से कि जिस पर जब मैंने आवाज़ उठाई, हुकूमत से सवाल किया, वालिदैन से इल्तिजा की, नौजवान नस्ल को समझाना चाहा, तो जवाब में सोशल मीडिया पर PUBG के शौकीन लड़कों लड़कियों ने बहुत शोर मचाया। PUBG पर आर्जी पाबंदी लगी तो मुझे कसूरवार ठहराया। पाबंदी को E-स्पोर्ट्स और E-कॉमर्स में तरक्की न होने देने की साजिश कहा। कई नामवर लोग पाबंदी हटवाने अदालत भी पहुंच गए और आज दोबारा ये प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी PUBG घर घर में बच्चों बड़ों के हाथ में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर स्क्रीन्स के ज़रिए मौजूद है।
आज एक और प्लेयर इस अननोन बैटल का शिकार होकर दुनिया से चला गया है। फैसलाबाद का 14 साला काशिफ पिछले 6 महीने से मुसलसल यानी 24 घंटे पबजी खेलता था। गेम के आखिरी स्टेज पर था, सर में दर्द हुआ। वालिदैन बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल लेकर चले गए। लड़का बेहोशी की हालत में चीखता चिल्लाता रहा कि वो आ रहा है, उसे मारो। जहनी तवाजुन खो चुका था। वालिदैन के मुताबिक दिमाग की शरियान फट गई थी और फिर जान चली गई। इस वाक़े के बाद आज आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब कह रहे थे कि पबजी को महदूद करने के लिए गेम्स चलाने वाली कंपनी से रब्ता करने का फैसला कर रहे हैं। चलिए, बेहतर है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान का बाइस बनती है, लेकिन आज मेरा सवाल हुकूमत से नहीं है, वालिदैन से। इससे पहले जब पबजी पर पाबंदी लगी, उस वक्त पीटीए को जो शिकायत मिली थी कि ये गेम लत का बाइस है, वक्त का ज़िया है, इससे बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, नौजवान नस्ल शिद्दत पसंद बन रही है, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, तन्हाई पसंद बन रही है, तो क्या वालिदैन को इन शिकायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था? क्या वालिदैन को इन बातों से कोई तशवीश लायक नहीं हुई थी? पहली पाबंदी के वक्त कुछ लोगों ने ये तक कहा कि तालीमी मैदान में भी नाकामी पर बच्चे बच्चियां खुदकुशी कर रहे हैं, तो क्या तालीम पर भी पाबंदी लगा दें? तो मेरा सवाल ये है वालिदैन से है कि आपने खुद अपने बच्चों को शिद्दत पसंदी से बचाने के लिए क्या किया है? जिस वक्त बच्चे सारा दिन ऐसे गेम्स में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उस वक्त आपकी तवज्जो कहाँ है? या आप सिर्फ इस बात पर मुतमईन बैठे हैं कि बच्चा कम से कम घर में तो बैठा है? हर दौर के मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। ये डिजिटल दौर है। आप अपने बच्चे को इस दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं? इंटरनेट के मुस्बत इस्तेमाल के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं? मुझे अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि खुद जो ये खुदकुशियों का रुझान है, ये बढ़ते हुए खुदकुशियों के रुझानात में बच्चों में पैदा होने वाली शिद्दत पसंदी में वालिदैन गैर इरादी तौर पर लेकिन मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। हर बात का इल्ज़ाम हुकूमत पर डालकर वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़वा सकते हैं। डॉक्टर मुईज़ इस वक्त मुझे प्रोग्राम में जो है, इसके साथ साथ अब्बास सलीम खान भी हैं जो कि डिजिटल गेमिंग एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर मुईज़, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। आज मैंने प्रोग्राम में पहला टॉपिक ही इसलिए रखा है कि बड़ी तशवीश की बात है। हम हुकूमत को कसूरवार ठहरा देते हैं, हम पीटीए को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जी वो बंद नहीं कर रहा, लेकिन वालिदैन उनका खुद इनफरादी अमल कहाँ है? वो अपने बच्चों की तरबियत वैसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इस दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने बच्चों को तैयार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर मुईज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि सियासी जो मसाइल हैं उससे पहले ये इशू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस इशू का ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है और अच्छा हुआ इसको पहले उठाया आपने। अब आपने कहा कि माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो पूरी क्यों नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ तालीम तो है लोगों में, मगर शऊर नहीं है। और जब शऊर ना हो और तालीम हो तो उस इंसान की लाइफ के अंदर या उसकी सोच के अंदर जो गहराई आनी चाहिए, जो पुख्तगी आनी चाहिए, जो फैसले करने चाहिए, वो नहीं होते। सतही सोच होती है। जो शख्स सिर्फ तालीम पर गुमान करता है कि जी मैंने बीए कर लिया या एमबीए कर लिया, मगर उसको इतनी सूझबूझ और समझ, इतना इदराक नहीं है कि ज़माना क्या डिमांड कर रहा है, औलाद की तरबियत में क्या चीज़ें बहुत अहम हैं, उसे पता ही नहीं है। अब हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे हम बात कर सकते हैं। आप देखिए, हम अजीब व गरीब लोग हैं कि हमारे यहाँ दूध जाली, दवाई जाली, हर चीज़ जाली। माँ बाप को ये पता है, इसके लिए कोई इकदाम नहीं करते, माँ बाप भी नहीं करते। स्कूल के अंदर तालीम नहीं है, नाम की स्कूल है, बच्चे घर आता है, बच्चा ट्यूशन पे जाता है। क्या माँ बाप थोड़ा सा वक्त निकाल कर बच्चे को पढ़ा नहीं सकते? असल में सारा का सारा इशू ये हो गया है कि माशरा इंसान को तख्लीक करता है, उसकी जहन को तख्लीक करता है, उसकी जहन साजी कर दी है। माशरे के अंदर जितने बिगाड़ इस वक्त पैदा हो चुके हैं, एक छोटी सी चीज लेकर के जिस तरह गाड़ियां ट्रैफिक पे चलती है, रोडों पे चलती है, मोटरसाइकिलें चलती है, गलत पार्किंग होती है, जिस तरह एक डबल कैबिन के अंदर 4 बंदे गन लेके पीछे बैठा है, मेरा आप जैसा आदमी जो उसको देख के मारूब होता है, हम इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सारा माशरा हमारे जहनों पे एक ऐसी कैफियत पैदा कर रही है
कि हर आदमी सिर्फ शॉर्टकट ढूंढता है। माँ बाप भी देखते हैं कि बच्चा गेम खेल रहा है, चलो खेलने दो, मुझे तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अम्मा ड्रामा देख रही है, बाप पॉलिटिकल शो देख रहा है। तो उस बच्चे पे जब तक आप वक्त नहीं देंगे, ये वो पौधा है जिसको आपको सेंचना पड़ेगा। आप वक्त नहीं दे रहे, आप में जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप बच्चों के स्कूल में जाकर जो मंथली उनकी रिपोर्ट होती है वो नहीं देखते, टीचर से बात नहीं करते, तो आप क्या समझती है कि ये बच्चा जो है आगे जाके क्या करेगा? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं किरण, आप और मेरी जिंदगी रही, अगले 15 साल बाद देखिएगा आपके मुल्क में डॉक्टर जाली निकलेंगे, इंजीनियर जाली निकलेंगे। आपके अंदर जो नौजवानों के अंदर एक अजीब सा एक भुगतान हो जाएगा, इतना बड़ा होगा कि आपको प्रोफेशनल मिलेंगे नहीं, क्योंकि जाली चीजें सब है। और डॉक्टर साहब इस बात को गलत साबित करने के लिए ऑब्वियसली जो इकदाम करना पड़ेगा, जो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वो वालिदैन को उठानी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी अब्बास। पबजी के हवाले से मुसलसल ये बात हो रही है कि बच्चों को शिद्दत पसंद बना रही है, तन्हाई पसंद बना रही है। जब जब इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई कि ये एब्यूजिव लैंग्वेज इससे बच्चे सीख रहे हैं, इस गेम को बंद होना चाहिए, तो फौरी तौर पर फिर कुछ अनासिर आ जाते हैं कि जी ई स्पोर्ट्स पर और ई कॉमर्स पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को इससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है, ये वाकई इस गेम में ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के ऊपर इतने नेगेटिव असरात मरतब कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पबजी आपकी गेम है, बेसिकली बच्चों की नहीं। आप देखिए, आप गेम स्टोर का रेटिंग देखेंगे, उसके ऊपर 16+ की रेटिंग है। तो बेसिकली उनके वालिद हैं, वालिदान हैं, पेरेंट्स हैं, देखना चाहिए मेरा बच्चा क्या खेल रहा है। पबजी ऐसे ही गेम है, इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन। और लोग इसको ऐसे सोच रहे हैं दैट बच्चों को खेलने दें ये गेम। देखो, वीडियो गेम इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रांगली अपने खुद को रेगुलेट करती है और सब एजेस और सब रेटिंग्स के लिए गेम्स बनाती हैं। तो बेसिकली कोई छोटा सा बच्चा वो पबजी खेल रहा है और वो अडल्ट के साथ कोई और गेम खेल रहा है, तो आप मुझे बता दें किधर से फॉल्ट है। डेफिनेटली गेम की नहीं है। गेम कह रहा है बच्चे ये गेम नहीं खेल सकते, नहीं खेलना चाहिए। आखिर में एक रेटिंग है 16+। देखो, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी वीडियो गेम्स खेलता हूं बच्चे के साथ। मेरा बच्चा 6 साल का है। अब्बास साहब, आप जो बात कर रहे हैं, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि प्लीज जरा इसको बड़े हरूफों में चलाइए लिखकर। अब्बास साहब खुद ये बात बता रहे हैं कि इस गेम में लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे इस गेम को नहीं खेल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स बड़े आराम से इजाजत दे रहे हैं, वो खेलते हैं। अब्बास आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए, बात यह है पेरेंट्स को देखना चाहिए मेरा बच्चा क्या खेल रहा है। रेटिंग्स लिखी हुई है, सारा गाइडलाइंस देते हैं, कहते हैं यार देखो प्लीज ये छोटे बच्चों के लिए गेम नहीं है। पबजी गेम है, अच्छी है, काफी अडल्ट्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं, पूरा दुनिया खेलती है, बट बच्चों ने नहीं खेलना चाहिए इस गेम को। गेम्स है बच्चों के लिए, बहुत सारी गेम्स बच्चों के लिए हैं। अब ये पबजी इज एन अडल्ट गेम, इट्स अ 16+ गेम। ठीक है, आपका बच्चा इफ इज नॉट ओल्ड इनफ टू प्ले पबजी, कोई और गेम है फोर्टनाइट, उसकी रेटिंग है 13+। कोई और गेम है खेल सकते हैं, रोब्लॉक्स होती है, माइनक्राफ्ट होती है, बहुत सारी गेमें हैं और काफी गेम्स। अब्बास आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर मुईज, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है अब्बास ने। इन्होंने कहा कि गेम्स के ऊपर तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तमाम चीज़ें दर्ज होती हैं कि वो किस एज के लिए है, और इस एज तक एक 13 ईयर्स की एज है या 16 ईयर्स की एज है, पेरेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वही जो आपने बात की कि ये पौधा है जिसको सेंचना है, तो पेरेंट्स इतना बच्चे को काबिल बना दें कि वो किसी चीज़ अगर उसके हाथ में आती है तो एटलीस्ट उसको पता तो हो कि इसका बैड यूज़ क्या है, इसका अच्छा यूज़ क्या है। लेकिन हमारे पास तो शायद पेरेंट्स इस तरफ तवज्जो भी नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर कोई चीज़ बड़ी कर रहे हो, अपनी एज से ज़्यादा कर रहे हो, तो उस पर बड़े खुश होते हैं कि बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। किरण, खाली बात पेरेंट्स की नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, जिन माशरों में बाशऊर अफराद रहते हैं वहाँ हिदायत को फॉलो किया जाता है। यहाँ जिस दीवार पे लिखा हो यहाँ कचरा फेंकना मना है, सबसे ज्यादा कचरा वहाँ फेंका जाएगा। तो आप क्या समझती है कि 16+ बच्चे खेल सकते, तो क्या वो मानेंगे? माँ बाप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है शऊर नहीं है कौम को। ये शऊर पिछले 70 साल में दिया नहीं गया किसी को।
हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे भगाया गया, हमें सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बिजली का बिल बड़ा हो गया, गैस नहीं मिल रही, फला नहीं मिल रही। 70 साल में हमने कितने बड़े नुकसान उठाए, हमारे मुल्क का एक हिस्सा अलग हो गया, हम फिर भी जागे नहीं। जलजले आए, तूफान आए, हम नहीं जागे। हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हुई, ज़ैनब का केस भूल गई क्या? आज भी नहीं होता, फिर भी कोई लोग जागते नहीं है, ना अदालतें कोई फैसला करती है, ना निजाम दुरुस्त होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि शऊर नहीं है। और अगर शऊर ना हो तो आप जितनी इंस्ट्रक्शंस लगा ले गेम के साथ, कोई नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि ये इदराक होना चाहिए कि 16 साल से कम बच्चा नहीं खेल सकता। दूसरी चीज, ये पबजी के साथ होना ये चाहिए था कि हमें लोगों को बताना होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं ये गेम करती क्या है। जब बच्चे ये गेम खेलते हैं या बड़े भी खेलते हैं, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो एजिटेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो कुछ ट्रांसमिटर्स, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके बदन में सख्ती आती है, मसल्स में तनाव आता है। जब ये तनाव और दबाव बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, उसकी शरियानें फट गई। और दूसरा, हिलुसिनेशन होता है। अगर आपने फिल्म मैट्रिक्स देखी हो, उसमें याद है कि जो बंदे उस फिल्म के अंदर थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो तो एक मसनूई दुनिया में है जिसको वो असल समझ रहे हैं। तो यहाँ बच्चे जब खेलते हैं तो वो पबजी की गेम की जो दुनिया है, जो कैरेक्टर है, अपने आप को उस कैरेक्टर में जाते हैं और वो समझते हैं। तो एक्चुअली वो हकीकत की दुनिया से दूर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? बच्चा गेम खेले। गेम तो इंसान की नशोनुमा के लिए ज़हनी जिस्मानी बहुत अच्छी है, लेकिन कितना वक्त दे रहे हैं? 1-2 घंटे बच्चा गेम खेले, 1-2 घंटे जाके बाहर क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, आके अपना होमवर्क करे, माँ बाप के साथ बैठे, भाई बहनों के साथ बैठे, फैमिली टाइम होना चाहिए। किस घर के अंदर ये चीज फॉलो की जाती है? नहीं की जाती। तो डॉक्टर मुईज, अब पेरेंट्स तो आप करें क्या क्या? समझते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल का क्या हाल होगा? क्या करें पेरेंट्स? किस तरह से अपने बच्चों को इन चीजों से रोकने के लिए? इसका मुस्तकबिल क्या है इस बच्चे का? ये गाड़ी पे कपड़ा साफ करने वाले का क्या है? मुझे और आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। किरण, आप अपने घर में अपने बच्चों को देखें, मैं अपने घर में बच्चों को देखूं। हम में से हर आदमी ये जिम्मेदारी कर ले कि जो मेरी औलाद है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं, मुझे उन पे नजर रखनी है। जरा माँ बाप देखे कि बच्चा टाइम अलग से स्पेंड कर रहा है, कमरे में अकेला है, खाना खाने वक्त पे नहीं आता, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं। इसको कहते हैं अलार्म। ये अलार्म होना चाहिए। फौरन इसको माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं, क्योंकि बच्चे का प्रॉब्लम आपको बहुत बिगिनिंग में, बहुत पहले पता चल जाता है। माँ बाप तवज्जो नहीं देते। मैंने अभी आपको कहा, हमारे घरों का हाल तो देखे, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है पता नहीं। किसी जमाने में एक टीवी था, पूरी फैमिली बैठ के वो टीवी देखती थी। आज अगर 3 कमरे, 3 कमरों में 3 टीवी है, चले 2 टीवी है, कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई टैबलेट पे देख रहा है, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे देख क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है। कितना बड़ा चैलेंज है। मैं आपसे कह रहा हूं 15 साल बाद हम यही डिस्कस कर रहे हैं, नौजवान नस्ल का क्या हाल होगा। अल्लाह करे कि आपका दावा गलत साबित हो और पेरेंट्स जरा होश के नाखून लें अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपनी नस्ल को इस डिजिटल दौर के साथ चलाने के लिए कुछ होश के नाखून लें। अब्बास साहब, जरा मुझे बताइएगा क्या किया जा सकता है? पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को रोक सकते हैं इन चीज़ों से? बहुत सारी आईडीज इस तरह से होती हैं कि पेरेंट्स अपने पास अपने बच्चों के मोबाइल फोन्स का, अपने उनके टैब्स का कंट्रोल ले सकते हैं। प्लीज़ उस हवाले से कुछ बताइए ताकि पेरेंट्स कुछ करें, रोकें, अपने बच्चों को बचाएं इन चीज़ों से। देखें, सबसे बड़ी चीज़ है, एज अ पेरेंट मैं आपको बता दूं मैं क्या करता हूँ। मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, सिंपल एज दैट। हम काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, समटाइम हम टीवी देखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम और चीज़ें करते हैं, गेमिंग भी थोड़ा सा कर लेते हैं, मे बी 2-3 दफ़ा हफ्ते में। ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन। आपने बच्चे को वैरायटी दिखानी होती है। योर फैमिली लाइफ, व्हाट यू शो देम, द अमाउंट ऑफ टाइम आप उनके साथ इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। आप अब ये करें, आप बच्चे को अबैंडन कर दें और कह दें यार बस आप गेम खेल लें, यार वो 24 घंटे गेम खेलेगा। आपका बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को मैनेज करने के लिए, उसको टीच करने में, हाउ टू मेक अ बेटर ह्यूमन बीइंग। नाउ अब ये देखो दैट एनीबॉडी, इफ यू वॉच, आप मूवी देखें 24 घंटे के लिए, आपके भी अफेक्ट हो जाएगा। आप यू डू एनीथिंग फॉर टू मच टाइम, इट विल अफेक्ट यू। नाउ सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ हम कहते हैं, आप स्क्रीन टाइम को मैनेज करें बच्चों के लिए। गूगल की एक ऐप है फैमिली लिंक, उसको देखें, वो आपको वो पेरेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा कितना खेल रहा है स्क्रीन के ऊपर, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है फोन के ऊपर। ये चीज़ें आप मॉनिटर करें। देखिए, किताब पढ़ें, खेलें, बाहर जाएं, कब खेलें, पार्क जाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप बच्चे के साथ।
बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो अपने बच्चे को वक्त दें, दूसरा कि इस दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको खुद अपने बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, वरना फिर होगा ये कि किसी के ऊपर आप जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे और खुद बैठकर रोते रहेंगे कि क्या हो गया। तो इससे पहले, इस वक्त के आने से पहले आप खुद ज़रा अपने बच्चों का ख्याल करें और ऐसी चीज़ों से उनको बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। अब अगले टॉपिक की जानिब बढ़ती हूँ नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब और PDM क्या हो रहा है इनका, इस पर बात करते हैं। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। مولانا جاي نجيب الملاك فنادي اختلاف وذاتي شيء يمر أبلي أذاته ذاتي رشاي مفاهمات لأصول ندي ذات مفاهمات لفاردي إذا كم ترى كل شيء في دوهار يوفق لو ركبتي دوسو يوان كم يوفق لو ركب من ذاك فقبل على الناس والدا دې وزای په خپل سلیکټر دی دی عمران خان ته یې سلیکټر دی دا کار په ان شاء الله د راکو په الله سره یو ځای شپاري د مرګري ته یا ماشي جماعت د مرګري او دی چې جاګیر نه دی। तो नाज़रीन, जो राज था आश्कार हो गया, जो बातें बद कमरों की थी सरेआम हो गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सेलेक्टेड कहकर कुर्सी से उतरने का मुतालबा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद हमेशा डील करके सेलेक्ट होते आए हैं। ये दावा या फिर कह लीजिए कि इल्ज़ाम हुकूमत का नहीं है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब का है। मौलाना शेरानी न सिर्फ खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरा करते हुए देख रहे हैं, बल्कि वो तो खान सरकार से इतने मुतासर हैं कि अगले 5 साल भी वो उन्हीं को ही मसनद इक़्तिदार पर देख रहे हैं। साथ ही PDM और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी करने का ऐलान कर गए। मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी कहते हैं कि पार्टी किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। अपने साथियों से मशवरा करके बलूचिस्तान के तमाम अजला में पार्टी के दफातर कायम करेंगे। एक तरह से वो JUI शीन का ऐलान कर गए। मौलाना शेरानी के बयान को हुकूमत ने खूब सराहा है, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर मौलाना शेरानी के दावे दुरुस्त हैं तो फिर इल्ज़ाम सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान पर ही क्यों? उनके सेलेक्टर्स पर भी तो सवाल उठता है। वो कौन है, क्यों है और किन मकासद के लिए मौलाना को सेलेक्ट करवाते रहे हैं? और क्या JUI में फूट पड़ने के पीछे भी कोई राज है? JUI में बगावत सिर्फ PDM से इत्तेहाद की वजह से हो रही है या फिर काफ नून शीन की तरह अब यहाँ भी सीन और फे के बाद अब शीन की तैयारी है? क्या ऑपोजिशन की लॉन्ग मार्च को तूल देने के पीछे एक वजह यह भी थी कि उनकी पार्टी सख्त अंदरूनी खलफशार का शिकार है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नूरज़ई साहब, साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ तारिक आफाक साहब, दोनों ब्यूरो चीफ्स हैं कोयटा और पेशावर के। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। तारिक आफाक साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर ये तो वही बात हो गई ना, घर का भेदी लंगा ढारा है सर। ये हो क्या रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के पहले मोहम्मद हुसैन साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, अब मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब, इनकी जानिब से जो इल्ज़ामात, जो दावे किए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है JUI फे में? देखिए किरण, यकीनन जो देखें जिस तरह हमारी मुल्क की दीगर सियासी जमातें जो मोरूसियत का शिकार है और उनमें मोरूसी एक सियासत का रुझान पाया जाता है, इसी तरह JUI भी जो ना उससे उस लहर से अपने आप को नहीं बचा सकी है। और मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब जो थे, उन सबसे पहले उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी कि जुमात के अंदर जो है ये मोरूसियत नहीं होती, ये किसी की जो है ना जागीर नहीं होती जुमात, चूँकि वो तो उलमा का एक टोला है, उलमा की एक जुमात है, तो उलमा तो बहुत सारे हैं और उनमें जो ना बहुत अच्छे जो दीनी हवाले से भी जो ना बड़े मुस्तनद उलमा कराम है और सियासत यानी सियासी शुद्ध और सियासी सूझबूझ रखने वाले बड़े उलमा भी मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो अमारत है ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही के घर में जो ना क्यों वहाँ तक महदूद रही है। तो उसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले आलम बगावत बुलंद किया था अपने जुमात के अंदर भी, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने अमारत के लिए उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, उनके मुकाबले में भी आए थे। तो उसके बाद से जो ना वो मुसलसल एक तवाना आवाज़ थी, और ये तवाना आवाज़ जो ना सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं थी, बल्कि अगर हम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो यहाँ पर भी जो ना जुमात की सतह पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे और इसी मोरूसियत के ख़िलाफ़ थे। जैसे यहाँ पे जो ना मैं आपको मिसाल दूंगा, सेनेटर मौलाना गुल नसीब खान साहब थे जो जुमात के सूबाई अमीर भी रह चुके थे, लेकिन जब सेनेट का मौका आया था गुज़श्ता
ये जो सेनेट का इलेक्शन तो उसमें जी। तो उनको दिए जाने वाला टिकट जो है मौलाना फजल रहमान ने वापस लेके अपने भाई मौलाना अताउर्रहमान को टिकट दे दिया था। और मौलाना अताउर्रहमान को अपने भाई को टिकट देने के बाद ना सिर्फ उसको जितवाया बल्कि उसको जो है सेनेट का मेंबर भी मुंतखब करा लिया था। इसके बाद जो है सिर्फ ये ज़्यादती नहीं हुई थी, ये नाइंसाफ़ी मौलाना गुल नसीब खान के साथ नहीं हुई थी, बल्कि उसके बाद जब इलेक्शन का मौका आ गया था और वो अमारत के लिए एक मौजून उम्मीदवार भी थे और मजबूत उम्मीदवार भी थे, तो उनके मुकाबले भी मौलाना अताउर्रहमान सामने आ गए थे। और उनको भी ये कहा गया था कि वो मौलाना गुल नसीब खान नहीं बल्कि मौलाना अताउर्रहमान जो है ये JUI के सूबाई अमारत के लिए ये मजबूत उम्मीदवार हैं। फिर जरगे करके और किसी न किसी तरीके से उनको मजबूर करके उनको दबाव में ला के वो अपने कागजात वापस लेने पे मजबूर हो गए थे और मौलाना अताउर्रहमान जो है JUI के सूबाई अमीर भी बन गए थे। तो यही वो रुझान था, यही वो नाइंसाफ़ी थी जिसके खिलाफ मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने भी आवाज़ उठाई थी। और न सिर्फ वहाँ पे उठी थी बल्कि यहाँ पे JUI खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ भी जो है नाराज़ अरकान की बहुत बड़ी तादाद है जो मौलाना गुल नसीब खान के साथ हैं, जो मौलाना किफ़ायतुल्लाह है, इसके अलावा जो ना मौलाना शुजाउल मुल्क है, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब है। तो ये बहुत वो जय्यद उलमा है जो किसी ज़माने में JUI के जो ना बड़े करता धरता थे और पूरी उनकी सियासत जो ना इन शख्सियात के गिर्द घुमा करती थी। आज वो तमाम लोग जो है या तो गोशन नशीन हो चुके हैं, लेकिन मौलाना गुल नसीब खान साहब तो चले गए थे कोयटा में और उनकी मुलाकात भी हुई थी मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब के साथ। उनके साथ इकट्ठे ही थे जहाँ उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो सरगर्मियाँ थी। तो आपने तो शीन का नाम लिया कि JUI शीन जो है ना ये तख्लीक होने जा रही है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है शायद JUI नज़रियाती ग्रुप जो है ये सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत है उसके साथ वो इत्तेफाक नहीं करते, इख्तिलाफात रखते हैं। और फिर अगर ये नजरियाती ग्रुप बनने की आप बात कर रहे हैं तो फिर इनके पीछे लोग कितनी बड़ी तादाद में होंगे? मौलाना फजल रहमान साहब के साथ लोग होंगे या फिर इस तरफ होंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर कितनी परेशानी का बाइस बनेगा ये सब कुछ के अपने दफातर बना रहे हैं, इन सारी चीज़ें। जलाल नूरजई साहब आपसे आके मैं ये बात करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मौलाना फजल रहमान पर मौलाना शेरानी साहब के इल्ज़ामात और दावों के हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है। जलाल नूरजई साहब आपकी तरफ आ रही हूँ सर, क्या मौलाना शेरानी बलूचिस्तान में JUI का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं? क्या वो JUI फे के नया अमीर होने का दावा करना चाह रहे हैं? और अगर JUI फे बलूचिस्तान में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो सेनेट इलेक्शन पर फिर इसके क्या असरात होंगे और उनके जो MPs हैं उनका वोट किसकी तरफ होगा सर? देखिए, ये ज़रा एक पेचीदा मसला है इस लिहाज से, और फिर ख़ुद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी भी बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे मौके पर कि जब इस वक्त इनकी पूरी जमात वो PDM तहरीक के तहत मुतहरिक है, एहतजाज पर है, सड़कों पर है, तो ऐसे मौके पर उनका बोलना दरअसल वो जो इनके एक फ़िक्र है या जो इनके ख़यालात है उसको तक़वियत देना है। अब बात फॉरवर्ड ब्लॉक की जाए तो ये मौलाना शेरानी के ये एतराज़ात या ये जो नुक्ताचीनी उन्होंने की है ये कोई नई बात हरगिज़ नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो बोलते रहे हैं। और फिर मरकज़ी अमारत के हवाले से भी उनके ख़दशात है, और फिर जमात की इनकी अपनी जमात के अंदर जो एक इंतखाबी निज़ाम है, तरीक़ाकार है, उस पर भी इनके एतराज़ात रहे हैं। तो इस लिहाज से मौलाना शेरानी ने इससे पहले भी उनके जो बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या मुल्क के दीगर सूबों और शहरों में उनके असरात हैं, तो उसने अपने हल्का असर को अपने गिर्द रखा है, उनको मुतारिक रखा है। और इससे पहले भी, जैसे मैं इसमें एक मिसाल आपको दूं कि जब पिछले साल 2019 में जब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही थी, तो इस लॉन्ग मार्च के मौलाना मोहम्मद खान शेरानी नाकिद थे, वो मुखालिफ थे, और उन्होंने तब भी ये बात कही थी कि ये जिस तरह गए हैं उसी तरह वापस आ जाएंगे। बल्कि इतलात तो यहाँ तक है कि मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के हल्का फ़िक्र के जो लोग थे, जमाती थे इनके, उन्होंने तो बाकायदा लोगों को जाने से रोका। तो अब ये जो इस वक्त इन्होंने एक बात कही है वो दरअसल जमात पर इसके असरात इसलिए मुरतब होंगे कि चूंकि एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान वो PDM की क़यादत कर रहे हैं,
दूसरी तरफ उनके एक अहम यूनिट बलूचिस्तान के अंदर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने ये नुक्ता या ये इतराज़ उठा के वो मसाइल बढ़ाए, चूँकि अब जमीयत उलमा इस्लाम उनकी तवज्जो वो उस तहरीक से हट के वो बलूचिस्तान पर मरकूज होगी। तो इस तरह ये एक PDM पर और ख़ुद जमीयत उलमा इस्लाम पर भी इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। जैसे तारिक आफाक ने एक बात कही कि अब जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती बनेगी, तो जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती तो ऑलरेडी बन चुकी है और उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है और उसके कितना बड़ा डिस्प्यूट होगा, क्योंकि अगर PDM को देखते हैं तो PDM का तो ऑलमोस्ट फोकस सारा का सारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनान की तरफ होता है। धरनों में अगर बैठना है, जलसे में अगर आना है तो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनान निकल आते हैं। तो अगर ये डिस्प्यूट बढ़ता है तो ये कितने लोगों का टिल्ट उस तरफ है, शेरानी साहब की तरफ? देखें, असरात मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के यकीनन है, बलूचिस्तान में भी हैं और मुल्क के दिगर शहरों में भी इनके असरात है जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर। लेकिन बलूचिस्तान के हद तक इसके यानी PDM की तहरीक पर बड़े मनफी असरात पड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी मौलाना शेरानी साहब वो मुतहरिक थे, मुख्तलिफ अजला के दौरे वो करते रहे हैं और फिर इनके अपने जमात के अंदर ये कहा जाता है आम बातों में, आम मजलिसों में कि जमीयत उलमा इस्लाम यानी शेरानी यूनिट है, ये फजल रहमान यूनिट है, तो ये तफरीक तो मौजूद है। अब तो उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि वो तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में हर जगह वो यूनिट साजी करेंगे और लोगों को मुतारिक करेंगे ताकि ये सिलसिला रुक जाए। और फिर उसका एक एतराज़ ये भी है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक शख्सी क़यादत के गिर्द घूम रही है, घराने के गिर्द घूम रही है, लिहाजा इस हिसार को तोड़ना चाहिए और इसमें इंतखाबात मुनसिफाना हो। इंतखाबात के ज़मन में वो जमाती ये कहते हैं कि अगर झूठ ना बोला जाए, उसमें फरेब ना किया जाए तो फिर ये नतीजा उलट हो सकता है। तो ये ऐसी बुनियादी बातें हैं। और फिर खुसूसन ये जो बात की PDM के हवाले से, तो उन्होंने तो बड़े बरमला ये बात कही है कि ये उसकी हुकूमत की अदावत में, मुखासमत में नहीं है, ये मुफाहमत के लिए। स्पेशली वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो अब भी बहुत सारे हवालों से वो आमादा नहीं है कि वो फिर जाके शिद्दत इख्तियार करे और वो PDM का साथ दे दे। जैसे आपने एक बात कही थी कि बिल्कुल इस वक्त जी। अच्छा जलाल उर्जी साहब, तारिक आफाक साहब, ये सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आ रही हूँ। जब से हुकूमत बनी है मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उस वक्त से आगाज़ कर चुके हैं, वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने की बात करते रहे हैं, इससे पहले भी वो धरना लेकर निकले हैं, फिर एक बार फिर वो PDM की क़यादत कर रहे हैं। तो ये जो शेरानी साहब को अभी उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात या तमाम इंकशाफात किए हैं, ये ज़मीर इस वक्त क्यों जागा है? इससे पहले ये तमाम चीज़ें क्यों उन्होंने आया नहीं की हैं और इतना खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आए? देखिए करण, ये बड़ा मानीखेज सवाल है जो अभी आपने उठाया। बड़ा मानीखेज सवाल ये है कि इस टाइमिंग का उन्होंने जो ना तयन क्यों किया था कि ये तमाम बातें तो जो ना मौलाना शेरानी साहब उस वक्त भी कर सकते थे कि जब मौलाना साहब ने कह दिया था कि पार्लियामेंट से कि में जाने नहीं चाहिए और इसका जो ना बाइकाट करना चाहिए था, या जो ना वो धरना, जी हाँ, वो धरना देने के लिए जो ना जब आए थे इस्लामाबाद, उस वक्त भी कही जा सकती। लेकिन उन्होंने टाइमिंग जो ना बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो PDM की मूवमेंट आप देखें तो उरूज पे पहुंच चुकी है और उसके जैसे आपने खुद कहा कि उसके सरखेल जो ना वो मौलाना फजलुर रहमान ही है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो ना इस किस्म की जो कोशिश है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान का, ये मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का जो ना उसमें बलूचिस्तान में ठीक ठाक एक हल्के असर है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। या JUI के वो तमाम नाराज़ उलमा कराम जिनका ताल्लुक KP से है, खैबर पख्तूनख्वा से, उनका भी जो ना ठीक ठाक उन्होंने अपने आप को मुतहरिक भी रखा हुआ है, उनका भी जो है हल्के असर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अभी जो आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, चूँकि इस वक्त उनकी यानी आप अगर आप देखें तो उस वक्त उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो बिल्कुल उरूज पे हैं, तो इस मौके पे ये मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की तरफ से जो ना इस किस्म की बात आना कि वो तो खुद सेलेक्टेड हैं, वो खुद जो ना झूठ बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके किरदार पर भी और उनकी सियासत पर भी ये बात जो ना असरअंदाज ठीक है सर। जब से ये PDM की तहरीक शुरू हुई है, या बिलावल भुट्टो साहब या मरियम साहिबा या मौलाना फजलुर रहमान साहब या दीगर लोग ये सेलेक्टेड की बड़ी गिरदान करते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स कौन है, इनके नाम क्यों नहीं लेते हैं? इस पर मैंने बात करनी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ। अगर ये इस्तीफे देती है PDM, आप उन्हें कबूल करेंगे फौरन? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे, दुआ कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे, चैलेंज करता। ये हफ्ता गुजार गए वहाँ, बाकी फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे। किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था।
20 एक लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट है। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ये अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इनको मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये 2 तिहाई की फिर सेनेट में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। डायलॉग का वक्त चला गया और हम इस्लामाबाद पहुंच के इसे इस्तीफा छीन के रहेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रही थी मैं ब्रेक से पहले, लेकिन ख़तरा सिर्फ मौलाना शेरानी ही नहीं है उनके लिए, बल्कि और भी कुछ सिक्योरिटी वजूहात भी हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं कि जिसका इंकशाफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान समेत 20 सियासतदान हैं, उनकी ज़िंदगियों को संगीन ख़तरात लायक हैं। इन तमाम सियासतदानों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज शेख साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेगी। हुकूमत तो फरवरी के अवाइल में ही सेनेट इलेक्शन चाहती है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि 10 फरवरी से पहले सेनेट इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब पर्ची के बजाय शो ऑफ हैंड से वोटिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सबकी नज़रें उसी तरफ लगी हुई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन PDM के मामले पर हुकूमत बज़ाहिर खासी पुरएतमाद है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि PDM एक हफ्ते धरना देकर दिखाए, इस सीफे पर गौर करेंगे। लगता है कि वज़ीर आज़म मौलाना का पिछला धरना भुला बैठे हैं, जिसने हुकूमत के हाथ पांव फुला दिए थे और फिर चौधरी बिरादरान की खिदमत ली गई थी। वज़ीर आज़म बार बार ज़िमनी इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन है? अपोजिशन लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील तो होगा, क्या होगा ऐसा? हुकूमत ओवर स्मार्ट हो रही है या फिर PDM की सियासत कमज़ोर हो रही है? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अपोजिशन जलसों में आला शख्सियात पर तनकीद से फ़ौज में गम गुस्सा पाया जाता है, तो क्या अपोजिशन को भी इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा है? फ़ौज मुखालिफ बयानिया क्या मज़ीद सख्त होगा या नरमी की गुंजाइश है अभी? आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से राब्तों की तरदीद करते हुए कि मुज़ाकरात का वक्त चला गया है, PDM के हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कंवल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुकी हैं। उवैस तौहीद साहब तर्जीह के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। कंवल शोज़ब साहिबा, तमाम सबसे पहले मैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात कर लेती हूँ। तमाम लोगों की जो राय आ रही थी कानूनी माहिरीन की, वो यही कह रहे थे कि हुकूमत ने शायद बड़ी उजलत में या फिर ये PDM के जलसे जुलूस का जवाब देने के लिए ये फैसला किया है। अब तो बड़ा क्लियरली इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बता दिया गया है। तो ये इतनी उजलत में फैसला करने की या उजलत में इतना बड़ा ऐलान करने की ज़रूरत क्या थी कंवल साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण। देखिए, फ़ैसला नहीं किया है, एक राय का इजहार किया और पहले भी बताया है, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये आज नहीं 2018 से ये बात हो रही है। 2018 के इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्रेंड सेट किया पहली दफ़ा पाकिस्तान में, शेम और ब्लेम को, जिन्होंने अपनी बिक्री लगवाई, अपना रेट लगवाया और सेनेट में अपने वोट बेचे और उन 20 MPs का, सिटिंग MPs का नाम पब्लिक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के समेत। उसके बाद आज तक कोई बात नहीं हुई। अभी आपने देखा सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उसके बाद वोटिंग हुई, उसके बाद जनाब आपने सुना कि जी वो ज़मीर की आवाज़ और ज़मीर बेच दिए, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, यूं कर देंगे। वो शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल का आप बयान चला दीजिए, फिर क्या हुआ? खामोशी। इतने साल इन्होंने हुकूमतें की, हर हुकूमत के बाद चाहे जनरल इलेक्शन हो या सेनेट इलेक्शन हो, जब भी हुआ है धांधली का शोर मचता रहा, ज़मीर फरोशी की आवाज़ें उठती रहीं। आज तक इनकी PDM की जो सारी मूवमेंट है उसकी बुनियाद ही यही है कि जी धांधली हो गई, हमारा इलेक्शन चोरी हो गया। तो रिफॉर्म्स पे तो ये आते नहीं है। इतने अरसा ये पावर में बैठे रहे, 2/3 मेजॉरिटी थी नून लीग के पास, उससे पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही, लेकिन कभी रिफॉर्म्स पे नहीं आए, कभी इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने की बात नहीं की और जो आवाज़ उठाए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब आप इंटरप्रिटेशन देख लें लॉ में, तो वो कह रहे हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये कहता है कि प्राइवेसी दी हुई है मेंबरान को, वो जिसको दिल करें वोट दे सकते हैं सिवाय प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे या CM के इलेक्शन में। तो फिर ज़मीर की आवाज़ और ज़मीर फरोशी और वोट बिकने और रेट लगने और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज हमने आज तक क्यों सुने? फिर तो लॉ आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लकूना है। जब आपकी पार्टी आपको टिकट देती है और आपने पार्टी के फोरम पे जाके इलेक्शन लड़ना होता है, तो वोट आपकी पार्टी की मर्जी से चलता है, उसमें आप अपनी बोलियां नहीं लगवाते हैं, उसमें आप खरीदो फरोख्त नहीं करते। करने वाले करते ये हैं कि 3-3 पार्टियों से पैसे पकड़ लेते हैं और किसी एक को जाके वोट दे देते हैं, बाद में आप ढूंढते रहे कि किसने कहाँ वोट दिया है। तो देखें, इंडिया में भी आपकी डेमोक्रेसी वहाँ पे भी चल रही है और उसको हम एक अच्छी एग्जाम्पल लेते हैं। शो ऑफ हैंड्स इज एक ये
सिंबॉलिकल एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, ग्रीक उससे फिलॉसफी से आई हुई है, ग्रीक डेमोक्रेसी का वर्ड है। मीनिंग ये होता है कि जिसको आपने वोट दिया है वो आप शो कर देते हैं कि हम इनको वोट दे रहे हैं। आपने 11 वोट देने होते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है, उसके मुताबिक आप अपना जो है वो उसको बता देते हैं कि पार्टी की तरफ से जो आपके कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं या इंडिपेंडेंट खड़े किए गए हैं उस पे जो कंसेंसस डेवलप किया जाता है उसके मुताबिक जाके आप वोट देते हैं। फिर कोई ना हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना ज़मीर की आवाज़ जो है वो ख़राब होती है। जहाँ तक उजलत की बात करें, देखें इस वक्त आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं मौलाना शिरानी साहब की, हाफिज़ हुसैन अहमद की, जावेद लतीफ़ साहब की, अयाज सादिक साहब की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की तो खैर आवाज़ आजकल नहीं आ रही, राना सनाउल्लाह साहब की, जावेद लतीफ़ की। तो इस वक्त आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि उजलत में कौन है और घबराहट का शिकार कौन है। और एक तरफ इस्तीफ़ों के दावे होते हैं, नारे होते हैं, 8 दिसंबर को आर होना था या पार होना था, और आज तक ना आर हुआ ना पार हुआ, बस विचकार ही कहीं लटक गया। तो आप ये देखें कि उजलत कहाँ पे है, घबराहट किधर है, ज़ुबान से मुकर्दा कहाँ पे है, जिन्नात के आके जलसे किसके अटेंड कर रहे हैं कि आगे पीछे ऊपर बाहर, और आपका कैमरा नहीं दिखा पाता, मौलाना वो खान हमें नजर शिरानी नहीं साहब आते, हुकूमत लेकिन की बड़ी नजर आते तारीफ कर रहे हैं, खान साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको तो अगले 5 साल भी वही दिखाई दे रहे हैं मसनद इक़्तिदार पर। तो क्या मौलाना साहब से कोई राब्ता है हुकूमत का? देखिए जी, आज फर्स्ट टाइम उनकी खबर हमने सुनी है, लेकिन जो लोग अपने नियत भी साफ रखते हैं और जिनके किरदार भी साफ हैं और जिन्होंने इस मुल्क में मालाना नहीं बने हैं, मौलाना ही रहे हैं, और जो समझते हैं कि हमने मज़हब की खिदमत करनी है और मज़हब के नाम पे लूट खसूट नहीं करनी, मदरसे के बच्चों को ले जा के धरनों में झोंकना नहीं है, और ये कोशिश नहीं करनी कि इनमें से 4-5 मारे जाएं खुदा ना खास्ता तो हमारी तहरीक हिट हो जाए, वो ऐसी ही बातें करेंगे। जो दर्द दिल रखने वाला शख्स है, जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो समझता है कि इस मुल्क को अब आगे चलना चाहिए, और ये जो लूट खसूट और जो मौरूसियत की सियासत का हम शिकार हैं उससे हमें आगे बढ़ना है, डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में लानी है, इस्लाम का नाम बदनाम नहीं करना है। अगर सियासत करनी है तो फिर सियासत करनी है, वो ऐसी ही बातें करेंगे। ठीक है कंवल साहब, हम उवैस तौहीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब, ये हुकूमत बार बार ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रही है सर, हुकूमत ओवर स्मार्ट हो रही है क्या वाकई इतनी जल्दी? जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि आप दें इस्तीफे, हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन करवाना मुमकिन होगा सर? नहीं किरण, जाहिर बात है कि अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, जिसपे एक बड़ा सवालिया निशान है कि उसमें तकसीम है और इख्तिलाफ राय है अपोजिशन जमातों में, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि खाली असम्बलियाँ जो हैं वो एक जाहिर बात है सियासी बहरान एक क्रिएट करेंगी हुकूमत के लिए, इस हुकूमत वक्त के लिए। इमरान खान साहब की हुकूमत या तरीके इंसाफ ने एक सियासी पत्ता खेला है कि पहले उन्होंने एक ऑफ गार्ड करने की कोशिश की अपोजिशन को कि वो मार्च के अंदर बात कर रहे थे कि मार्च के हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने जब 1 माह कबल सेनेट के इंतखाबात का किया तो एकदम उन्हें धचका लगा। और दूसरा ये कि जो इमरान खान साहब है वो अपने कॉन्फिडेंस, यानी कि उनका एक, मुझे जहां तक समझ में आती है, वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनके खिलाफ कोई भी वो घबराए हुए नहीं है। जाहिर बात है कि बहुत अरसे तक क्रिकेट खेले हैं, उनको एक कैप्टन वाली जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखानी है। तो अपोजिशन जमातें जो बहुत एग्रेसिव जिनकी टोन थी, बॉडी लैंग्वेज की, उसको वो काउंटर करने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ किरण कि ये आसान नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP जितने भी लोग हैं वो सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें तो बहरान खड़ा ना हो। बिल्कुल बहरान खड़ा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस्तीफे देने का मामला है, मुझे जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत समझ में आती है, वो अपनी कुर्बानी नहीं देंगे सिंध हुकूमत की। मैं बीबी बेनजीर साहिबा के जमाने से जो है जानता हूँ, उन्होंने मुझे कई दफा खुद ये बात की है कि 1985 में जो इंतखाबात थे नॉन पार्टी बेसिस पे ज़ियाउल हक के जमाने में, उसमें जो बाइकआउट किया था PPP ने, वो एक गलती थी। तो बाइकआउट की सियासत PPP नहीं करती, और इख्तिदार की सियासत में वो अपने सिंध की कुर्बानी नहीं दी जब तक उन्हें 100% ये श्योरिटी नहीं होती कि कहीं ना कोई हवा साजगार है अपोजिशन के उसमें। लेकिन ये जरूर है किरण कि चाहे वो 4000 लोग हों GT रोड पर, चाहे वो 1 लाख लोग हों, ये एक जाहिर बात है कि तादाद पे तो एक सवालिया निशान होगा कि नून लीग कितने लेकर आ सकती है पंजाब से।
लेकिन वो एक बड़ा बहरान क्रिएट कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर। ये नहीं है कि वो हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, क्योंकि पंजाब से ये लोग आ रहे होंगे और उसी कार्ड पे मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब खुद पंजाब के कार्ड पे पूरी मूवमेंट को आगे चलाना चाह रहे हैं। और छोटे सूबों की जो जमातें हैं, चाहे वो आपको लग रहा है वैसे, आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट आगे चलेगी और जितने बड़े पैमाने की बात हो रही है कि पहले आप इस्तीफे दे दें, फिर फरवरी में लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ हुकूमत के खात्मे की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर ही ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती है। एक तरफ शो ऑफ हैंड्स के हवाले से मरियम बीबी कहती हैं कि वो शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शो ऑफ हैंड्स की मुखालिफत कर रही है। तो आपको लगता है कि ये, और फिर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ अपने मामलात में फंस गए, उनकी अपनी जमात के लोग उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मामलात आगे बढ़ेंगे? किरण देखिए, जो एक मैं जाती तौर पे मुझे पीडीएम के बयानिए के अंदर कंफ्यूजन नजर आती है और माजी के जो इख्तलाफात हैं वो भी मुझे कहीं ना कहीं लेटेंट या अंडरलाइन नजर आते हैं, जेर जमीन नजर आते हैं और वो पार्ट प्ले करेंगे आगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये चाह रही है कि सेनेट के इंतखाबात से पहले एक तसादुम हो या 6 हफ्ते का जो टाइम दिया है वो एस्टेब्लिशमेंट को दिया है। देखिए इमरान खान साहब, जहाँ तक मैं उनकी पॉलिटिक्स को समझता हूँ, कंवल साहिबा बैठी हुई है, वो नेगोशिएशन नहीं करेंगे। मुझे जहाँ तक पता चला है कि उनसे बहुत अहम लोगों ने ये बात की। उन्होंने कहा किस बात पर, क्या इनकी डिमांड्स पे इस्तीफा दे दूं, क्या इनके नैब के केसेस का मामला कर दूं। इसी की एंटी करप्शन नैरेटिव पे ही इमरान खान साहब आए हैं और वो ये समझते हैं कि जरदारी एंड कंपनी और शरीफ खानदान के लोगों से अगर वो हाथ मिलाएंगे, सही गलत ये अलग बहस है, हाथ मिलाएंगे तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या उनका वोट बैंक है उसमें इरोजन होगी। मैं समझता हूँ नेगोशिएशन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, वैसे आपकी पूरी बात आ गई है सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं कंवल का लास्ट कमेंट लेना चाह रही हूँ। कंवल, जरा मुझे ये बता दीजिएगा, वजीर आजम साहब ने ये जो बात की है, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बात की है कि 1 हफ्ते का धरना दे दें, फिर उसके बाद मैं इस्तीफे के लिए सोचूंगा। तो खान साहब वो पिछला धरना जो मौलाना फजल रहमान साहब का था वो भूल गए हैं क्या? किरण, क्विकली मैं जरा एक आइन का आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 130 है जो ये कहता है कि इस्तीफों के 60 दिन के अंदर अंदर आपने ज़िमनी इंतखाबात कराने होते। तो एक क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन इस्तीफे का भी तो एक कानून है ना कि 1 बाय 1 सबका इस्तीफा मंजूर करना होता है स्पीकर को, उसमें भी तो एक फिर बड़ा टाइम चाहिए। जी हाँ जी, और उसमें यह भी हो सकता है, मैं आपको अगला लाएअमल थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये एक दिन में जिस तरह जनरल इलेक्शन का एक डे अनाउंस किया जाता है उस तरीके से इसके इलेक्शंस भी नहीं होंगे और इस्तीफे भी एक दिन में जाके एक्सेप्ट नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि 51% और 49%, 51% अगर गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। असेंबली सिर्फ वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, वो डिसॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। जहाँ तक आपने धरने की बात की, मैं आपको एग्जैक्टली वही धरना याद कराना चाह रही हूँ। ये रेंटेड क्राउड सिर्फ निकालने का काम मौलाना फजल रहमान करते हैं और मैंने अभी एक एहतजाजन जुमला बोला था कि वो मदरसे के तुलबा को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस शदीद सर्दी में पहले भी अक्टूबर में लाए थे बच्चे या जो तुलबा आए थे वो बीमार हुए, उनके पास पानी नहीं था, ये खुद जाके एफएट वाले घर में सो जाया करते थे। मुझे कट करना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।